तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपना नया फंड लॉन्च किया है और इस नए फंड का, इस नए एनएफओ का नाम है बीओआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। इसके क्या कुछ फीचर्स हैं आपको अभिषेक जी बताएंगे, उसके बाद हम हर्षवर्धन सर के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि इसमें निवेश आपको करना है, नहीं करना है, अगर करना है तो क्या रणनीति आपकी इसमें निवेश की होनी चाहिए। बिल्कुल दिव्या, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ये एनएफओ लेकर आया हुआ है। एक्चुअली एक तरह से ये सेक्टोरल फंड है जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पर फोकस करेगा और जो इसका बेंचमार्क है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई है, यानी कि इसके अंतर्गत जितनी भी आपकी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी जो कंपनियां होंगी उसमें यहाँ पर निवेश किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन इसका कल यानी कि 8 जनवरी से खुल गया है। 22 जनवरी तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 30 जनवरी को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश 1,000 रुपये से कर सकते हैं, बाकी 5,000 रुपये का इसमें लमसम निवेश होगा। 1,000 रुपये की एसआईपी और 5,000 रुपये का लमसम निवेश इसमें आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% रहेगा अगर आप 60 दिन के अंदर यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं तो। फंड मैनेजर इसके नीलेश जेठानी है। अब जरा देख लेते हैं कि पियर्स में कौन कौन से ऐसे फंड हैं जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑलरेडी अवेलेबल हैं। निपॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 20.59% का एनुअलाइज रिटर्न दे चुका है पिछले 5 साल में। इसके बाद है मेरे एसेट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 17.71% का रिटर्न इसने दिया है पिछले 5 साल में एनुअलाइज। इसके बाद है एसबीआई का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 17.70%। टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 16.77% का रिटर्न इसने दिया है पिछले 5 साल में। उसके बाद अगर देखें तो यूटीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 16.18% का रिटर्न इसने दिया है पिछले 5 साल में। तो एक तरह से 16 से 20% का 5 साल का इनका एनुअलाइज रिटर्न रहा है। लेकिन अगर पिछले 1 साल का भी रिटर्न देखेंगे तो वो भी कमाल के रहे हैं। 19 से 20%, 22% के आसपास इन सभी फंड्स ने एक तरह से परफॉर्म किया है। यानी कि अगर 1 साल हो, शॉर्ट टर्म हो या फिर 5 साल हो, दोनों में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की एक तरह से यहाँ पर विजय रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की अगर बात करें तो सर सबसे पहले बेसिक तरह से बता दीजिए कि सर इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, काम कैसे करता है। तो अभिषेक देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये जो थीम है ये बेसिकली किस में इन्वेस्ट करेंगे, सारी बैंकिंग तो ओनली इन्वेस्टमेंट दैट दे विल डू, जिस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे वो बैंक्स के खरीदेंगे और जो कंपनीज फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सीडीएसएल हो गया, एनएसडीएल हो गया, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए जो एएमसीज हैं वो सारे आ गए, आपके एनबीएफसीज आ गई। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ये पूरे सेक्टर या थीम में इन्वेस्ट करने का कारण ये है कि आपको अगर ऐसा फीलिंग है एज एन इन्वेस्टर, आपको लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैकबोन है पूरी इकोनॉमी की, उसमें आपको अगर ग्रोथ दिखता है आगे जाते हुए ना, आपको उसी फोकस्ड पोर्टफोलियो आपको चाहिए, तब आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में इन्वेस्ट करेंगे। और इसका रिटर्न्स आपने देख भी लिया है कि आपने जिस हिसाब से फ्लैश किया आपकी स्क्रीन पे कि इनके परफॉर्मेंस किस हिसाब से रहे, पास्ट 5 इयर्स का करीबन 15 से 20% के आसपास का रेंज रहा है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में फोकस्ड एक्सपोजर लेना चाहते हैं। ऑल्टरनेटिव क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। अगर हम निफ्टी 50 के देखेंगे, अगर नंबर्स देखेंगे तो निफ्टी 50 में लगभग 40% एलोकेशन जो है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ही है। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड की कोई भी डाइवर्सिफाइड स्कीम को अगर आप देख लें, उसमें आप देखेंगे ज्यादा से सबसे ज्यादा जो एलोकेशन होगा वो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में ही होगा। तो फॉर इन्वेस्टर्स, अगर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सोचते हैं कि मुझे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में चाहिए एक्सपोजर, लेकिन मुझे फोकस्ड वे में एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, तो आप कोई भी दूसरे फंड पकड़ लीजिए जिसमें आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। उसके डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे जो लार्जेस्ट एलोकेशन होगा वो आपका बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में ही होगा। तो आपका एक्सपोजर है, देयर इज सफिशिएंट एक्सपोजर, ऑल ऑफ अस हैव। आपके मेरे सबके पोर्टफोलियो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर कोई स्पेसिफिकली करना चाहता है तो उनके लिए ये सेक्टर फंड आप समझ लीजिए, थीमेटिक फंड समझ लीजिए, ये उस थीम में आप इन्वेस्ट फिर उस हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपको फोकस्ड मैनर में सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है तो। ठीक है सर। सर अगर कोई फोकस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इनमें बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में, तो सर उसका टाइम होराइजन कितना होना चाहिए, कितनी अवधि के लिए निवेश करना उसके लिए सही रहेगा। तो दिव्या, ये जो कोई भी आप सेक्टर या थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इनकी एंट्री और एग्जिट को टाइम करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्ट करना है, तो ये थीम एक टाइम तक हमें ऐसे लगता है कि बहुत आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि हो सकता है कि आरबीआई की पॉलिसीज होंगी, हो सकता है कि कोई ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जिसमें इस पर्टिकुलर थीम को बहुत ज्यादा पॉजिटिव सपोर्ट मिलने वाला है। अगर वो पॉजिटिव सपोर्ट का जो पीरियड है वो खत्म हो जाता है तो आप इसमें से निकल भी जाएंगी। तो
इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप कोई भी सेक्टर या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए क्या आप उसकी एंट्री और एग्जिट को टाइम कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बेशक आप इन्वेस्ट करें। अब ये जो टाइम होराइजन हो सकता है 1 साल भी हो सकता है, हो सकता है कि 5 साल हो सकता है। जैसे कई इन्वेस्टर्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका टर्न अराउंड टाइम बहुत लंबा होता है, वो 10-10 साल 15 साल का भी होता है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप मिनिमम 10 इयर्स का टाइम होराइजन लेके चलिए जब आपको रियल सेंस में उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एनर्जी अपॉर्चुनिटीज जैसी कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने का जो टाइम पीरियड है उतना लगने ही वाला है। कोई भी एक एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको अगर आप सेटअप करने के लिए 5 से 7 साल तो मिनिमम लगते हैं और फिर उसमें से पॉजिटिव कैश फ्लोज आने में और उसके बाद हो सकता है 10 साल लगे। तो जब आप डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर में कर रहे हैं या कौन सी थीम में कर रहे हैं। तो आपका सवाल था कि टाइम होराइजन कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको दिखता है कि एआई की वजह से कोई एक टाइम आएगा जब एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट होगा, तब आप हो सकता है वो 1 साल का ही टाइम होराइजन हो आपका, क्योंकि वो एआई का जो उसका बेनिफिट आना था या जो उसका आपको स्टॉक प्राइसेस में अप्रिसिएशन देखना था वो हो जाएगा, तो आप उसमें से निकल जाएंगे। तो अभी क्योंकि हम सुन रहे हैं एआई ओवर वैल्यूड, एआई पर्टिकुलरली बबल टेरिटरी में चल रहा है, तो हो सकता है आईटी फंड्स में से आप अभी एग्जिट कर लें क्योंकि उसका बुल रन हो चुका है खत्म। यही चीज अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में है तो अगले 5 या 10 साल आपको और रुकना होगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आई वुड से टिपिकल टाइम होराइजन शुड बी 3 इयर्स के आसपास। अगर उसका टर्न अराउंड हो गया, उसके जो बेनिफिट्स आपको मिलने थे वो दिख गए आपको, तो आप एग्जिट करके डाइवर्सिफाइड फंड में उसे मूव कर सकते हैं। सर, इस पर्टिकुलर फंड में निवेश की सलाह रहेगी आपकी, या जो पेयर्स में हम लोगों ने दिखाए हैं उसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर चुन सकते हैं निवेशक? वेल आई वुड से कि अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को पर्टिकुलरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको देखेंगे। अगर आप बोलते हैं कि मुझे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेसिफिकली नहीं चाहिए, तो मैंने कहा कि डाइवर्सिफाइड फंड्स में ऑलरेडी आपका हाईएस्ट एलोकेशन विल बी इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आपको एक्सपोजर ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन ऐसे कोई अगर निवेशक हैं जो बहुत स्पेसिफिकली ट्रैक कर सकते हैं इस मूवमेंट्स को, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो ये सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है। और अगर आप पिक कर भी रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि एनएफओ को ना करें, क्योंकि उसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड या हिस्ट्री नहीं है आपके सामने कि वो कैसे पैसे को मैनेज करता है, उनके मार्केट डाउन टर्न्स को कैसे मैनेज करता है, अपसाइड को कैसे कैप्चर करता है। तो जो ट्राई टेस्टेड फंड्स हैं जिनके डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं आपके पास, जो 10 साल 15 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, वो हर मार्केट साइकिल देख चुके हैं, वो करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा।